नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। और यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस कहानी को पूरा जरूर सुने। रात के 1 बज रहे थे, आधी रात गुजर चुकी थी। अचानक किसी ने कमरे का दरवाजा खोला तो आवाज सुनकर कविता की आंख खुल गई। थोड़ी देर पहले ही तो उसे नींद आई थी। देखा तो लड़खड़ाता हुआ सुभाष कमरे के अंदर दाखिल हो रहा था। उसके पैर जमीन पर सीधे नहीं पड़ रहे थे। उसने काफी ज्यादा शराब पी रखी थी। सॉरी कविता, दोस्तों ने जबरदस्ती दारू पिला दी। मैंने उन्हें काफी मना किया, लेकिन उन सब ने मेरी अपनी बात पूरी करने से पहले नशे की हालत में सुभाष बेसुध सा पलंग पर गिर पड़ा। कविता चुपचाप सुभाष की ओर देखती रही। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सुभाष को इस हालत में देखकर कविता ने भीतर कहीं पत्थर सी जड़िता उभर आई। कुछ देर तक कविता जड़वत सी सुभाष को बेसुध पड़ा हुआ देखती रही। कमरे में रजनीगंधा और गुलाब के फूलों की भीनी भीनी खुशबू फैली हुई थी। विवाहित जोड़े के स्वागत के लिए कमरे की सजावट में कोई कोर कसर नहीं थी। लाल जोड़े में सजी सवरी कविता पिछले कई घंटों से सुभाष का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर पहले ही तो उसकी आंख लगी थी। कितनी सारी बातें कविता ने सोच रखी थी, कहने को और सुनने को। पर कविता ने भरपूर नजर से सोते हुए सुभाष की ओर देखा और मन ही मन सोचा, बेचारा सुभाष, सच में इस सब में इसकी क्या गलती? जरूर इसके दोस्तों ने इसे जबरदस्ती दारू पिलाई होगी। बेहद सरल स्वभाव की कविता शादी के बाद जब विदा होकर अपनी ससुराल आई तो किसी भी नई ब्याहता की तरह ही उसकी आंखों में भी शादीशुदा जिंदगी के प्रति कुछ सपने थे। 3 कमरे का एक छोटा सा फ्लैट, जिसमें कविता की ससुराल वालों के नाम पर उसकी विधवा ननद और कविता का पति सुभाष था। उसके सास ससुर का देहांत काफी पहले हो चुका था। विधवा ननद अर्चना की ससुराल भी बांदा में ही थी, लेकिन वह अपने मायके में अपने भाई के पास ही रहती थी। कविता का पति सुभाष किसी प्राइवेट कंपनी में था। ग्रेजुएशन करने के बाद कविता ने अपने करियर को लेकर कुछ ज्यादा कभी नहीं सोचा था। उसका सपना भी उसके गांव की सहेलियों की तरह ही एक छोटे से खुशहाल परिवार और एक बेहद प्यार करने वाले पति तक ही सीमित था। सुबह जैसे ही कविता कमरे से बाहर निकली तो उसके कानों में बेहद हल्का स्वर सुनाई पड़ा। कविता, उसके पास आकर किसी ने बेहद धीमे स्वरों में उसके कानों में कहा तो वह चौंक कर ठिठक गई। कविता की सहमी हुई सी आंखें सुभाष पर ठहर गई। आप, कल रात के लिए मुझे माफ कर दो, सुभाष ने कविता को अपनी बाहों में समेटते हुए कहा। वह शर्माते हुए वहां से चली गई। कविता को नाश्ता बनाने में देर हो गई। इस बात पर सुभाष काफी नाराज हो गया। इससे भूख बर्दाश्त नहीं होती। अब जब तुमने देरी की है तो इसकी नाराजगी भी तुम्हें ही झेलनी होगी। अर्चना ने सुभाष को कुछ कहने के बजाय कविता को ही हिदायत दे दी। कोई बात नहीं, अभी नई नई गृहस्थी है, धीरे धीरे सीख जाएगी। अर्चना ने नाश्ते की प्लेट सुभाष के आगे कर दी। धीरे धीरे सुभाष हर छोटी बड़ी बात पर कविता को डांटने लगा, और जब कविता इन बातों से आहत होती तो अर्चना उसे घर गृहस्थी के तौर तरीके समझाकर शांत कर देती। जब कभी हद से ज्यादा बात बिगड़ जाती तब सुभाष से नाराज होकर कविता उससे कुछ दिन बात नहीं करती थी, लेकिन तब सुभाष कोई न कोई गिफ्ट उसे पकड़ा देता था और अपने किए की उससे माफी भी मांग लेता था और फिर बात बन जाती। दोपहर की ट्रेन से मुझे दिल्ली निकलना है, ऑफिस का कुछ काम है। एक दिन अचानक ही सुभाष ने कविता से कहा, आपने पहले कुछ बताया नहीं, अचानक दिल्ली जाने का प्रोग्राम कैसे बना? कविता ने पूछा। तुम ज्यादा सवाल मत पूछा करो, मेरे साथ अनुभव और कमलेश भी जा रहे हैं। किसी की भी पत्नी इतने सवाल नहीं पूछती है उनसे। तुम फटाफट मेरा सामान पैक करो। सुभाष ने तेवर दिखाए। सुभाष को दिल्ली गए 2-3 दिन हो गए थे और उसने एक बार भी न तो कविता को फोन किया और न ही कविता की किसी भी फोन कॉल को रिसीव किया। तब हार मानकर कविता ने अनुभव को फोन कर दिया। अनुभव ने फोन उठाया तो वह घबराया सा लगा और उसने तुरंत फोन काट दिया।
कविता को अनुभव का यह बर्ताव बिल्कुल अजीब सा लगा। अनुभव के फोन कटते ही कुछ ही सेकंड के भीतर कविता को सुभाष का फोन आ गया और फोन उठाते ही बोला, क्या है, क्यों बार बार फोन करके परेशान कर रही हो? सुभाष फोन पर ही कविता पर चिल्ला पड़ा। लेकिन तभी कविता को दूसरी तरफ से किसी लड़की के हंसने की आवाज सुनाई पड़ी। कविता सुभाष से कुछ पूछ पाती इससे पहले ही सुभाष ने फोन कट कर दिया और इसके बाद कविता ने कितनी बार फोन किए, सुभाष ने किसी का भी रिप्लाई नहीं दिया। थक हार कर कविता ने कमलेश को फोन लगाया। जवाब में उसने बताया, सुभाष मेरे साथ नहीं है, वह अनुभव के साथ इस समय जीबी रोड घूमने गया हुआ है। जीबी रोड दिल्ली की रेड लाइट एरिया है, वे दोनों हर रात वहीं जाते हैं। कमलेश से मिली इस जानकारी के बाद कविता ने दोबारा सुभाष को फोन किया, पर सुभाष का फोन स्विच ऑफ था। अगली सुबह सुभाष ने खुद ही कविता को फोन किया। उसने बताया कि वह तो यहाँ के एक मंदिर में देवी के दर्शन करने आया है। लेकिन जब कविता ने सुभाष से पिछली रात की हकीकत के बारे में जानना चाहा और कमलेश से मिली उस जानकारी पर सवाल किए, तब सुभाष गुस्से में कविता के ऊपर फोन पर ही चीखने और चिल्लाने लगा, तुम्हें मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं है। तुम उस कमलेश की बातों में आकर मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। यह कमलेश मुझसे अपनी पुरानी दुश्मनी निकालने की खातिर तुम्हें बहका रहा है। वहां आने पर तुम्हें सारी हकीकत बताऊंगा। इतना कहकर सुभाष ने फोन काट कर दिया। कविता बेसब्री से सुभाष के लौटने का इंतजार करने लगी। दूसरे दिन आज तुम्हारी बादा के लिए ट्रेन थी, तुम दिल्ली से अब तक नहीं लौटे, फोन पर कहते हुए कविता परेशान हो उठी। मैं बादा पहुंच गया हूँ, लेकिन रास्ते में हनुमान मंदिर पड़ता है ना, तो बिना दर्शन किए कैसे आगे निकल जाता। पूजा पाठ करने में ही वक्त निकल गया। तुम चिंता मत करो, मैं बस कुछ देर में ही पहुंच रहा हूँ। लगभग 3 घंटे बाद वापस कविता ने फोन किया तो जवाब में सुभाष ने कहा, रास्ते में सुनार की दुकान दिख गई। मुझे याद आया कि तुम्हारे लिए मैंने झुमके बनवाने का ऑर्डर दिया था, वही झुमके जो तुम कितने दिनों से खरीदना चाह रही थी, वही लेने के लिए रुका था कि इतने में तुम्हारा मंगलसूत्र जो टूट गया था, जो बनाने के लिए दिया था, उस दुकानदार का भी फोन आ गया तो उसे भी लेने आ गया। मैं बस पहुंच ही रहा हूँ। शाम को सुभाष जब घर पहुंचा तो कविता बाहर ड्राइंग रूम में बैठी उसके आने का इंतजार कर रही थी। कविता को कुछ भी पूछने या कहने का मौका दिए बिना ही उसके हाथ में प्रसाद के साथ साथ मंगलसूत्र और झुमके पकड़ाकर सुभाष फ्रेश होने चला गया और कुछ देर बाद वह खुद को बेहद थका हुआ बताकर अपने कमरे में आराम करने चला गया। रात को कमरे में आने के बाद कविता ने वापस सुभाष के सामने अपने वही सवाल दोहराए, लेकिन कविता के सवालों का कोई भी सही जवाब दिए बिना सुभाष ने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। तुम्हें तो इस बात का भी एहसास नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए मंदिर मंदिर घूम घूम कर किस तरह पूजा अर्चना करता आया हूँ। अपने घर की सुख शांति और खुशियों के लिए मन्नत मांगता फिर रहा हूँ और तुम हो कि किसी बाहर वाले के बहकावे में आकर अपनी ही बसी बसाई गृहस्थी को उजाड़ने पर तुली हो। सुभाष ने दुखी होने का नाटक किया। तुम जानती नहीं हो कि कमलेश कैसा आदमी है, वह जलता है मुझसे। उसकी अपनी पत्नी तो हर वक्त मायके भागी रहती है, इसलिए दूसरों के गृहस्थी में आग लगाने की कोशिश करता रहता है। सुभाष को इस तरह दुखी होता देखकर कविता खुद को ही इन सारी बातों का कसूरवार समझने लगी और सोचने लगी कि मैं फालतू में ही शक कर रही थी और रात को दोनों सो जाते हैं। कुछ दिन और बीता। कविता, आज मैं तुम्हें ऐसी खबर सुनाने वाला हूँ जिसे सुनते ही तुम खुशी से झूम उठोगी। एक दिन अचानक सुभाष ने कविता से कहा, मुझे सूरत की एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली है। मैं अगले हफ्ते ही सूरत जा रहा हूँ।
कविता हैरानी से सुभाष को देखती रह गई, क्योंकि सुभाष ने कभी भी कविता से इस बात का जिक्र भी नहीं किया था कि वह नौकरी बदलने की सोच रहा है या वह सूरत की किसी कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है। अब अचानक आज उसे यह खबर सुनाई जा रही है। कविता को यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह खुशी जाहिर करे या फिर नाराजगी, क्योंकि सुभाष ने अभी तक उससे यह बात छिपा कर रखी थी। अगर सुभाष यह बात उसे पहले बता देता तो भी कविता उसके इस फैसले में कौन सी अड़चन डालने वाली थी, बल्कि उसे तो खुशी ही होती। सूरत जाने से पहले नाटक करते हुए सुभाष कविता के गले से लिपट कर रोने लगा कि जैसे उसे कविता को यहाँ अकेले छोड़कर जाते हुए बहुत दुख हो रहा हो। फिर सुभाष बोला कि वह जा तो रहा है पर उसका दिल तो यहाँ कविता के पास ही रहेगा। जाते जाते उसने कविता से कहा कि वह सूरत में जैसे ही रहने की अच्छी जगह ढूंढ लेगा उसे भी वहीं अपने पास बुला लेगा। सुभाष को विदा करते हुए कविता की आंखें भी नम हो उठी। उसका दिल भी यह सोचकर बैठा जा रहा था कि वहां सूरत जैसे बड़े शहर में सुभाष का ख्याल कौन रखेगा। खैर देखते देखते समय भी अपनी रफ्तार से बीतता चला गया। पहले कुछ दिन, फिर हफ्ते, फिर महीने, फिर एक एक कर 2 साल का लंबा वक्त निकलता चला गया। कविता सुभाष के आने का इंतजार करती रही और वह हर बार कोई न कोई बहाना बनाता रहा। शुरू के कुछ महीने तो सुभाष अक्सर फोन करके कविता से उसका हालचाल पूछ लिया करता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया सुभाष का कोई भी फोन आना बंद हो गया। धीरे धीरे घर खर्च के पैसे भी देने बंद कर दिए। कविता जब पूछती तब वह अपनी ही मजबूरियों की गठरी उसके आगे खोल देता। अपनी बेचारगी का रोना कविता के आगे वह कुछ इस तरीके से के रोता कि कविता की जुबान पर ताले लग जाते। कविता ने भी धीरे धीरे हार मानकर उससे पैसे मांगने बंद कर दिए। अब वह कविता के फोन का जवाब भी अपनी सुविधा के हिसाब से ही देता था। धीरे धीरे उसने फोन करने भी कम कर दिए। इधर कविता ने भी हालात से समझौता कर लिया था। कविता अब कैसे भी करके सुभाष की मदद करने की बात सोचने लगी। खुद के लिए नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी ताकि जिसे वह सुभाष पर बोझ भी न बने और जरूरत पड़ने पर उसकी पैसे से मदद भी कर सके। कविता ने जगह जगह नौकरी के लिए अर्जी भेजनी शुरू कर दी, लेकिन कुछ चीजों में उसकी जानकारी की कमी के चलते उसे नौकरी मिलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। कविता की सबसे बड़ी कमी उसके अंदर आत्मविश्वास की थी। इंटरव्यू के दौरान वह बोलने में अटक जाती थी, इसलिए अब वह अपनी ऐसी बहुत सी छोटी मोटी कमियों पर जीत हासिल करने की कोशिश कर रही थी। सिलाई तो कविता को पहले से आती थी। उसने पास के ही एक कंपनी में पार्ट टाइम नौकरी भी पकड़ ली थी। उन्हीं पैसों से उसने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स किया और एक दिन कविता की खुशी का ठिकाना नहीं था जब उसे सूरत की एक कंपनी से नौकरी का ऑफर आया। उसने सोचा कि नौकरी मिलने की बात फिलहाल वह सुभाष को बाद में बताएगी। नौकरी ज्वाइन करने के बाद जब उसके हाथ में पहली तनख्वाह के पैसे आ जाएंगे फिर वह सुभाष को बताकर एकदम से हैरान कर देगी। सूरत शहर कविता के लिए बिल्कुल नया था। उसने एक होटल में किराए पर एक कमरा ले लिया और रहने लगी। उसकी रूम पार्टनर विनीता बहुत ही खूबसूरत और मिलनसार महिला थी। वह बहुत ही कम समय में वह उसकी बेस्ट फ्रेंड बन गई। कविता को अब इंतजार था तो बस पहले महीने की मिलने वाली उसकी सैलरी का, जिसे पाने के बाद वह सुभाष के साथ रहने चली जाएगी। कविता सुभाष को परेशान नहीं करना चाहती थी और न ही अपने खर्चे का बोझ उस पर डालना चाहती थी। इसलिए वह अपने पहले महीने की सैलरी मिलने के बाद ही सूरत पहुंचने की सूचना सुभाष को देकर उसके साथ रहना चाहती थी।
अब जबकि वह भी कमा रही है तो घर के खर्चे का बोझ दोनों मिलकर उठा सकते हैं। ऐसे में साथ रहने पर सुभाष को किसी तरह की कोई परेशानी भी नहीं होगी। यही सोचते हुए वह सुभाष से मिलने के लिए दिन दिन गिनती रहती। तुम्हारा कल का कोई प्रोग्राम तो नहीं है? मेरा मतलब है कि कल तुम फ्री हो ना? कविता के ऑफिस से आते ही विनीता ने अचानक पूछा। नहीं, कुछ खास काम नहीं है। वैसे कल ऑफिस की छुट्टी है तो सारा दिन आराम करने की सोची है। लेकिन तुम बताओ कि ऐसा क्यों पूछ रही हो? कविता विनीता के पास आकर बोली, मैं तुम्हें निमंत्रण देना चाह रही थी। कल मेरी सगाई है। बहुत ज्यादा लोगों को न्योता नहीं दिया है, सिर्फ कुछ खास दोस्तों को ही बुलाया गया है। मम्मी पापा मेरे फैसले के खिलाफ हैं, इसलिए उन्होंने आने से मना कर दिया है। मैं पिछले 1 साल से मम्मी पापा को मनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मालूम नहीं है कि उन्हें सुभाष में क्या खराबी नजर आती है। सुभाष का नाम सुनकर कविता एक पल के लिए चौंक गई। फिर उसने सोचा, एक नाम के कई लोग हो सकते हैं। मैं सुभाष से बहुत प्यार करती हूँ। उसके बिना मैं जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। तुम नहीं जानती कविता कि सुभाष कितना अच्छा और नेक इंसान है। जब से वह मेरी जिंदगी में आया है, मेरी तो दुनिया ही बदल गई है। सच्चा प्यार क्या होता है उसी ने मुझे सिखाया है। सुभाष के प्यार में दीवानी विनीता कविता के सामने सुभाष चालीसा पढ़े जा रही थी और कविता चुपचाप उसकी बातें को सुन रही थी। क्या तुम्हारे पास सुभाष की कोई तस्वीर है? जरा मैं भी तो देखूं, मेरी प्यारी दोस्त किसके प्यार में इतनी दीवानी है। वह दिखता कैसा है? क्यों नहीं, यह देखो। विनीता एक एक करके सुभाष के साथ वाली बहुत सारी तस्वीरें अपने मोबाइल फोन पर कविता को दिखाती चली गई। कविता बिना पलक झपकाए उन तस्वीरों को देखती रह गई। उसके लिए यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा था। उसके दिल में टीस सी उठने लगी, चेहरा मुरझा गया, आंखों में आंसुओं का सैलाब उतरने लगा, जिसे उसने बड़े ही जतन से काबू कर लिया। विनीता, तुम सुभाष को कितने समय से जानती हो? कविता ने खुद को संभालते हुए विनीता से सवाल पूछा। पिछले 2 साल से। क्या तुमने सुभाष के बारे में भी सब कुछ ठीक से जांच पड़ताल की है? मेरा मतलब है कि वह इंसान कैसा है और उसके परिवार में कौन कौन से लोग हैं। यार कविता, तुम बिल्कुल मेरे मम्मी पापा की तरह बातें कर रही हो। प्यार जांच पड़ताल कर नहीं किया जाता, वह तो बस हो जाता है। और रही बात सुभाष के बारे में जानने की, तो सुभाष ने मुझसे कभी भी कोई बात नहीं छिपाई। यहाँ तक कि उसने अपनी पहली शादी के बारे में भी मुझे सब कुछ सच सच बता दिया है कि कैसे उसकी पहली पत्नी की मौत शादी के कुछ दिन बाद ही हो गई थी। बेचारे ने तो शादी का सुख भी नहीं भोगा। अब तुम बताओ, क्या अभी भी मुझे उसकी ईमानदारी पर शक करना चाहिए? विनीता, क्या तुमने सुभाष की पहली पत्नी की तस्वीर देखी है? नहीं, इसकी जरूरत भी नहीं है। जिस बात से सुभाष को तकलीफ पहुंचती हो, वह बात मुझे करना भी पसंद नहीं है। प्यार करने वाले जख्मों को भरा करते हैं, उसे कुरेदा नहीं करते। पर अगर कभी सुभाष की पहली पत्नी अचानक तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाए, अगर वह जिंदा हो, उसकी मौत ही न हुई हो, फिर तुम क्या करोगे? यह बात तो मैं मान ही नहीं सकती हूँ। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा हुआ भी जैसा कि तुम कह रही हो, तब भी मैं सुभाष का साथ नहीं छोड़ूंगी। मैं तब भी अपने कदम पीछे नहीं हटाऊंगी। उसकी पहली पत्नी को ही पीछे हटना होगा। अगर वह जिंदा थी तो इतने सालों तक उसने सुभाष की खोज खबर क्यों नहीं ली? मैं यही समझूंगी कि जरूर इसमें सुभाष की कोई न कोई मजबूरी रही होगी। मैं सुभाष से जुदा होकर जी नहीं सकूंगी। अब कविता का मन सुभाष के प्रति नफरत से भर गया था।
कैसे उसने जीते जी उसे मरा हुआ साबित कर दिया। उसका मन पीड़ा से भर उठा। क्या शादी का बंधन, उसकी पवित्रता, उसकी मर्यादा को निभाने की अग्निकुंड के सामने मंत्र उच्चारण के साथ जो वचन लिए गए थे, उन्हें निभाने की जिम्मेदारी सिर्फ उसी की थी। मंगलसूत्र टूट जाने पर कविता को कितना कुछ सुनाया था। वह हर वक्त डरती रहती थी कि गलती से भी कहीं मंगलसूत्र उसके गले से निकलकर टूट न जाए। जबकि सुभाष ने तो यहाँ उसके भरोसे और उसके आत्मसम्मान को ही चकनाचूर कर दिया। क्या उसके आत्मसम्मान की कीमत उसके मंगलसूत्र से भी कम है? क्या इस समाज में मंगलसूत्र, सिंदूर और बिंदी की कीमत किसी औरत के आत्मसम्मान से ज्यादा है? इस समाज में कितनी ही ऐसी औरतें हैं जिनके पति उन्हें न तो पूरी तरह अपनाते हैं और न ही आजाद होकर जीने का हक देते हैं। वे शादीशुदा होते हुए भी अकेले जिंदगी बिताने को मजबूर रहती हैं, जबकि उनके पति उन्हें अकेला छोड़कर ऐशो आराम की जिंदगी बड़े शान से जीते हैं। तब यही समाज उनके पतियों से कुछ नहीं कहता, लेकिन किसी औरत के गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर न पाकर सभी उसकी बुराई करने में लग जाते हैं। अगर कविता सूरत नहीं आई होती तो वह कभी भी अपने पति सुभाष की हकीकत जान ही नहीं पाती। वह तो अकेली सुहागन होने का, शादीशुदा होने का ठप्पा लटकाए जिंदगी को ढोने के लिए मजबूर कर दी जाती। कविता कुर्सी पर बैठे हुए बहुत देर तक मन ही मन काफी कुछ सोचती रही। उसके सामने ड्रेसिंग टेबल पर लगा हुआ आईना था, जिस पर उसने पिछले ही दिन अपनी बिंदी उतार कर चिपकाई थी, जो उसकी ओर झांक रही थी। अगले दिन कविता आत्मविश्वास के साथ सगाई फंक्शन में विनीता के बताए पते पर पहुंच गई। समारोह किसी होटल में था। विनीता काफी खुश नजर आ रही थी। कविता को देखते ही विनीता दौड़कर उसके गले मिल गई। कविता का हाथ पकड़कर वह उसे सुभाष के पास ले गई और उसका परिचय सुभाष से कराते हुए बोली, सुभाष, यह है मेरी सहेली कविता है। यह सूरत की एक बड़ी कंपनी में मैनेजर है। कविता सुभाष से ऐसे मिली जैसे उसे पहली बार देखा हो, जबकि कविता को देखकर सुभाष हक्का भक्का रह गया। कविता उन दोनों के लिए 2 अलग अलग गिफ्ट ले आई थी। वह गिफ्ट देकर वहां से होटल के लिए निकल गई। विनीता के हॉस्टल पहुंचने से पहले ही कविता हॉस्टल छोड़कर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गई थी। दूसरी तरफ समारोह खत्म होने के बाद जब सुभाष अपने कमरे में अकेला था, तब उसने कविता का दिया हुआ गिफ्ट खोला। एक बॉक्स के अंदर मंगलसूत्र और झुमके के साथ ही उसकी लिखी एक चिट्ठी भी थी। चिट्ठी में कविता ने लिखा था, यह मंगलसूत्र मेरे लिए जंजीर से ज्यादा कुछ नहीं है। मैं इसके बोझ से खुद को आजाद कर रही हूँ, लेकिन हाँ, तुमने अब तक मेरे साथ जो कुछ किया वह सब विनीता के साथ मत करना। वह तुमसे बहुत प्यार करती है, कम से कम उसकी इस बात की इज्जत रखना। मैंने उसे तुम्हारी कोई भी हकीकत अभी तक नहीं बताई है, नहीं तो प्यार से उसका भरोसा उठ जाता। जिस दिन इस दुनिया में लोगों का प्यार से भरोसा उठ गया, उस दिन यह दुनिया जीने लायक नहीं रहेगी, और यह मैं बिल्कुल नहीं चाहती। जो धोखा तुमने मुझे दिया है वह विनीता को कभी मत देना। एक शादीशुदा औरत के लिए उसके पति से मिलने वाली इज्जत और प्यार ही सबसे बड़ा श्रृंगार होता है। उसका सबसे कीमती जेवर होता है, जिसकी कमी को दुनिया का महंगे से महंगा जेवर भी पूरा नहीं कर सकता। मंगलसूत्र के साथ मैं झुमके भी तुम्हें लौटा रही हूँ, जो तुमने उस दिन अपने उस बड़े से झूठ पर पर्दा डालने और मेरा विश्वास जीतने के लिए दिए थे। तुम्हें तलाक का नोटिस मैं बहुत जल्द ही भेज दूंगी। कविता की लिखी चिट्ठी को सुभाष बार बार पढ़ता रहा। अपने दिल के किसी कोने में आज पहली बार उसे दर्द का एहसास हुआ। और फिर कुछ दिन बाद कविता ने सुभाष से तलाक ले लिया और अब अकेले अपनी जिंदगी में खुश रहने लगी, और उसने यह ठान लिया था कि अब वह शादी कभी नहीं करेगी।
तो दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में एक नए वीडियो में।